बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा डीएलएड फेस टू फेस पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण सत्र 2022-24 में जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए आप सबों के लिए आया है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम आपके साथ डिस्कशन करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए करना आवश्यक हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे छात्र छात्रा हैं, अभ्यर्थी हैं, जिन्हें कि अभी अभी परीक्षा एडमिशन की प्रक्रिया पूरी भी नहीं हुई है, और पूरी यदि हुई भी है तो वे समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी अभी परीक्षा एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हुई भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का डेट आ गया है। तो वैसी स्थिति में आपको बताना चाहते हैं कि सही बात है कि अभी तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि सत्र 2022-24 में डीएलएड के एडमिशन को लेकर के अभी 30 जनवरी 2023 तक सेकेंड राउंड का स्पॉट सेकेंड टर्म का या दूसरी फेज़ का यूँ कहें कि स्पॉट राउंड एडमिशन की प्रक्रिया भी बाकी है। और ऐसी स्थिति में जब यह रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म निकाल दिया गया है तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यह प्रक्रिया कितनी तेज़ी से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कार्यान्वयन करने का जो कार्य किया है, उसमें हम लोगों की भागीदारी परम आवश्यक है। तो आज का यह जो विषय है, टॉपिक है हमारे पास, इस पर कुछ फोकस करना चाहते हैं कि यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 में सम्मिलित हुए विद्यार्थियों के द्वारा संस्थानों में नामांकन हेतु महाविद्यालय द्वारा महाविद्यालय चयन हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे सीए फॉर्म के आधार पर द्वितीय वर्ष डीएलएड 2 वर्षीय डीएलएड फेस टू फेस पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 22-24 के लिए विविध नामांकित विद्यार्थियों को उक्त सत्र में परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन संबंधित जो प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य के माध्यम से 2 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी 2023 तक अवधि में भरे जाने के लिए जो नियमावली निकाली है पोर्टल पर, उसी पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। इस नियमावली को निकालने का जो मुख्य उद्देश्य है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का, वह यह है कि परीक्षा से पहले जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां आ जाती है फॉर्म फिलअप करते समय, रजिस्ट्रेशन करते समय, और यह त्रुटि ऐसी होती है कि इससे सभी बहुत परेशान होते हैं। सभी परेशान होने से अभिप्राय है विद्यार्थी बार बार परेशान होता है, महाविद्यालय प्रबंधक परेशान होते हैं, और साथ ही साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भी करेक्शन को लेकर के बहुत परेशानी होनी पड़ती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसमें सुधार करने के लिए बहुत ही अहम तरीके से, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इसकी तैयारी कर रखी है, जिससे कि कहीं से एरर, कहीं से त्रुटि, कहीं से गलत होने की संभावना ना रहे। इसके लिए उसने बहुत सारे नियम, स्टेप्स तैयार किए हैं, और उसी को बताने के लिए मैंने सोचा कि शायद आप लोगों के सहयोग में कुछ हमारा प्रयास अगर सफल हो, सार्थक हो, तो हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी कि हम आपके लिए कुछ इसमें सुझाव दे सकें, जिससे कि आपके लिए मार्गदर्शन का काम हो सकेगा। देखिए, इसमें सबसे पहले जब आप फॉर्म फिलअप रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए जब जाते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो आपको फॉर्म फिलअप भरने के लिए प्रक्रिया दी है, इसमें विशेष करके आपको देखना है टर्म 2 जो कह रहा है। टर्म 2 पर साफ साफ कहा गया है कि आपको खंड और खंड बी जो आपको फॉर्म मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसको कहते हैं, यह 2 भाग में मिलेगा, खंड ए और खंड बी। खंड ए में, ये मैं कॉलम नंबर 2 पढ़ रहा हूँ, सीरियल संख्या 2। खंड ए में आपके पास एडमिशन के समय जितनी डिटेल्स दी गई थी वह रहेगी, जो कि सीरियल संख्या 1 से लेकर के 17 तक होंगे। और खंड बी जो होगी आपकी, उसमें जो रेस्ट भरने का रह जाता है रजिस्ट्रेशन संबंधित जानकारी देने के लिए, वह से 18 से लेकर के 31 तक के कॉलम जो हैं कि खंड बी में छात्रों को भरना है, प्रशिक्षुओं को भरना है, तब जाकर के आपका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। 1 से लेकर के 17 अर्थात खंड ए की सारी डिटेल्स आपके पास
जो पहले से नामांकन के समय फिलअप किए गए हैं वह रहेंगे, और उसके आधार पर ध्यान देते हुए आपको 18 से 31 तक के जो विशिष्ट या विशेष या अन्य जो विवरण है वो आपको भरने हैं। इस डिटेल्स को भरने के बाद अब बारी आती है यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 का। जब आप भर लेते हैं अनिवार्य रूप से आप भर लेंगे। फिर पॉइंट नंबर 3 पर आता है कि यह आपको करना क्या है कि जब आप भर लेते हैं, इसमें विशेष करके ध्यान रखना है कि परीक्षार्थियों को यह फॉर्म भरना, प्रशिक्षुओं को यह फॉर्म भरना है। फॉर्म भर के अपने महाविद्यालय में आपको जमा करना है। स्पष्ट किया जाता है कि सूचीकरण आवेदन में अंकित विवरणी के अनुसार ही विद्यार्थियों का परीक्षा आवेदन भरना जाना है। इसलिए यह आवश्यक है कि सूचीकरण आवेदन भरने में पूरी सतर्कता बरती जाए ताकि बाद में इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता न पड़े। जैसा कि मैंने अभी आपको शुरू में बताया, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यह कदम इसलिए उठाया है कि उसको आए दिन इसमें सुधार करने की आवश्यकता पड़ती है, परेशानी होती है। तो ऐसा कोई भी काम न किया जाए जिससे कि बच्चों से लेकर के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तक को सभी को बार बार परेशान होनी पड़ी। इसीलिए बार बार यहाँ पर इस बात को चर्चा हो रही है, जिक्र हो रही है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने स्पष्ट किया है कि कैसे इसके फॉर्म को फिलअप करना है। अब है पॉइंट नंबर 4, कहता है कि शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि परीक्षण संबंध संस्थानों में स्वीकृत सीटों के अनुरूप ऑनलाइन माध्यम से समिति के द्वारा चयनोपरांत अथवा प्रथम द्वितीय स्पॉट नामांकन प्रक्रिया अंतर्गत विविध नामांकित एवं वैध तथा सही अभ्यर्थी वाले विद्यार्थियों का ही सूचीकरण डीएलएड फेस टू फेस पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण सत्र 2022-24 के लिए हो। अर्थात यह हुआ कि जिनका अभी सेकेंड राउंड तक का जो एडमिशन हुआ है, प्रथम तथा द्वितीय स्पॉट नामांकन प्रक्रिया जो अभी पूरी हुई है या अभी तक चल रही है, जो पूरी हो जाएगी 30 तारीख को, वह सभी जितने नामित छात्रांक रहेंगे नामांकन की प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगे, उनके रिकॉर्ड को लेकर के ही आपका परीक्षा रजिस्ट्रेशन शुरू होगी, जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है, जिससे कि इसमें किसी प्रकार की चूक अथवा त्रुटि ना हो पाए। इस बात का विशेष इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने प्रयास किया है कि किसी प्रकार की त्रुटि ना रहे। बाद में किसी तरह की संशोधन अथवा परिवर्तन की प्रक्रिया स्वीकृत नहीं की जाएगी। अर्थात जो बार बार परिवर्तन की समस्या आती है उसे न किया जाए, इस बात को ध्यान में रख करके इसे किया जा रहा है। अब अगला 5वां पॉइंट यह कहता है, यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केवल ERC/NCTE से मान्यता प्राप्त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राचार्य द्वारा ही विद्यालयों की सूची आवेदनों की ऑनलाइन भरा जाएगा। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देंगे, आप प्रशिक्षु जो हमारी इस वीडियो को सुन रहे हैं या अभिभावक जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, कई बार ऐसा आपका प्रश्न आता है कि सर यह क्या विद्यालय महाविद्यालय या यह कॉलेज मान्यता प्राप्त है या नहीं है, या फिर इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। तो इस चीज़ को यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट कह दिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केवल ERC/NCTE से मान्यता प्राप्त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्राचार्य द्वारा ही वैध विद्यार्थियों की सूचीकरण आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा एवं निर्धारित शुल्क जमा किया जाएगा। जिन शिक्षण संस्थानों की, आप ध्यान देंगे, आप लोगों का जो प्रश्न रहता है कि संस्थान मान्यता प्राप्त है या नहीं है, उन अभ्यर्थियों और उन अभिभावकों के लिए स्पष्ट किया गया है यहाँ सीरियल नंबर 5 में कि जिन शिक्षण संस्थानों की मान्यता या संबद्धता रद्द या निलंबित या वापस ले ली गई है, वैसी शिक्षण संस्थान की सूचीकरण आवेदन कदापि नहीं भरी जाएगी। इस बात को आप ध्यान देंगे। बहुत बार ऐसे प्रशिक्षु या अभिभावक पूछते हैं क्या सर ये संस्थान मान्यता प्राप्त है या नहीं है, तो इस चीज़ को आप स्पष्ट कर लें कि जिस संस्थान की मान्यता नहीं होगी, रद्द हो जाएगी, वापस ले ली जाएगी, वे संस्थान इसका नामांकन नहीं ले सकेंगे, अर्थात बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकेंगे। अर्थात यह हुआ कि जिनका मान्यता है वही कॉलेज आपके बच्चों का, प्रशिक्षुओं का
जो है कि आवेदन ले सकते हैं। इसीलिए अब यह प्रश्न कहीं से नहीं उठना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए कि यह संस्थान मान्यता प्राप्त है या नहीं है। इस चीज़ के बाद अब आगे आपकी सीरियल नंबर 6 क्या कहती है कि सूचीकरण आवेदन प्रपत्र खंड ए में यदि आधार नंबर उपलब्ध नहीं है, सपोज कीजिए जैसा कि मैंने आपके पास सीरियल संख्या 2 के बारे में बताया था कि खंड ए में जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उसी के आधार पर खंड बी के आपके कॉलम भरने हैं विद्यार्थियों को 18 से लेकर 31 तक, 18 से 31 तक। और वही बात यहाँ कही जा रही है सीरियल नंबर 6 में कि किसी कारणवश यदि खंड ए में आपने विद्यार्थियों का आवेदन आधार संख्या नहीं दिया हुआ है तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि खंड बी के क्रमांक 18 में विद्यार्थियों का आधार नंबर अंकित किया जाएगा। यदि खंड ए में आपने आधार संख्या किसी कारणवश नहीं दिया है, छूट गया है, तो आधार संख्या जो है कि खंड बी के सीरियल नंबर 18 में भरा जाएगा। खंड बी के सीरियल नंबर 18 में यदि विद्यार्थी को आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है तो इस आशय की घोषणा क्रम संख्या 19 में अनिवार्य रूप से की जाएगी। अर्थात यदि 18 नंबर में जहां आधार नंबर आपको भरना है वह है तो आपको वहां डालना है, और यदि नहीं है तो 19 नंबर सीरियल जो आपको खंड बी का फॉर्म मिलेगा उसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रख करके अवगत करा देना है कि आपने क्यों आधार संख्या नहीं डाला है या क्या दिक्कत है आपके साथ, वह 19 नंबर सीरियल में आपको बताना है। इस आवेदन के प्रपत्र क्रमांक 18 एवं 19 से तत्संबंधित निर्देश स्पष्ट रूपेण अंकित हैं। अर्थात जो फॉर्म आपको रहेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसमें इस बात का स्पष्ट क्लियर रहेगा कि 18 या 19 जो सीरियल नंबर है उसमें आधार संख्या भरनी है। अब है विषय संरचना। यहाँ बहुत ध्यान से देखने की बात है। विषय संरचना के बारे में आप ध्यान से देखेंगे विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों, जो यहाँ पर बताया गया है भाषा संबंध, यहाँ विषय संबंधित, अर्थात यहाँ जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस पर बात हो रही है सीरियल नंबर 7 पर। सीरियल नंबर 7 कहता है कि अनिवार्य विषय समूह 2 भाग में बांटे गए हैं। प्रथम वर्ष में आपको यहाँ F1 से लेकर के, यहाँ जो आप देख रहे हैं F1 से लेकर के F12 तक, यहाँ F1 से F12 तक के सब्जेक्ट पढ़ने हैं। परंतु सेकेंड ईयर में से दूसरे वर्ष में S1 से लेकर के S8 तक के थ्योरी पेपर होते हैं, जो कि आपको यहाँ सेकेंड लाइन में दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं अपना ये जो नोटिफिकेशन आई है उसमें S1 से लेकर के S9 8 तक के जो विषय हैं आपको पढ़ने हैं। S9 में आपको पेडागोजी ऑफ एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम अपर प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी लेवल से अभिप्राय है कि 6 to 8 के जब आप टीचर बनेंगे तो उस क्लास में पढ़ाने के लिए यहाँ जो आपके पास दिए गए 10 सब्जेक्ट दिए गए हैं, उस 10 सब्जेक्ट के आधार पर आपको अपना S9 चुनना है कि आप 6 to 8 पढ़ाने के लिए जो शिक्षक बनेंगे उसमें आप कौन सा लेंगे, जिसमें एक में है मैथमेटिक्स, बी में है साइंस, सी में है सोशल साइंस, डी में है इंग्लिश, ई में है हिंदी, एफ में है संस्कृत, जी में है मैथिली, एच में है बंगाली और आई में है उर्दू। तो यहाँ जो मैथ्स लेकर के पढ़ेंगे वो इंटर में मैथ लिए होंगे, साइंस जो लेंगे वो इंटर में बायो साइंस लिए होंगे, और सोशल साइंस तो आप समझ ही रहे हैं जो आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे, और जो भाषा लिए हैं इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथिली, बंगाली और उर्दू, ये जो हैं कि इन्हें पढ़ना है, इन्हें लेना है। इसके भी फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे। यहाँ विशेष करके आपको जो बताया जा रहा है इसके भी फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे, जो कि इसमें विशेष करके बताया गया है। द्वितीय वर्ष के विषय कोड S9 उच्च प्राथमिक स्तर में अर्थात 6 to 8 में पढ़ाने के लिए आपको इन 10 विषयों में से किसी एक को चुनना है, और चुनना ऐसे नहीं है, आप इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पुनः निर्देश दिया है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं संख्या 7 में कहता है कि ARCNCT से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्राप्त सभी प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राचार्य 28/1/2023 से लेकर के 8/2/2023 के अवधि में पोर्टल पर, यहाँ जो आप वेबसाइट देख रहे हैं secondary.biharboardonline.com से पंजीयन आवेदन प्रपत्र की अलग अलग 2 प्रति प्राप्त करेंगे। अर्थात रजिस्ट्रेशन के लिए वह महाविद्यालय पोर्टल से 2 प्रति प्राप्त करेंगे। एक प्रति
दोनों प्रति, जिसमें कि आपको यहाँ पर सीरियल नंबर 7 का सब्जेक्ट S9 जो भरना है वह आपको भरना पड़ेगा, खुद ही भरना पड़ेगा। आपको पढ़ाने हैं तो इस 10 विषयों में से आपको खुद सेलेक्ट करना है। आपको जहाँ कहीं त्रुटि हो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जा कर के हमसे प्रश्न करके इसे समझ सकते हैं। क्या कह रहा है कि जिसमें विद्यार्थियों के द्वारा कोड S9 को चयनित विकल्पित विषय और अन्य विवरणी भरनी है, वे लोग यहाँ से देखेंगे कि आपको S9 कौन सा सब्जेक्ट भरना है, तो आप उसको फिलअप करेंगे। तो जैसा यहाँ पर सीरियल नंबर 7 में बताया गया है, महाविद्यालय आपको 2 फॉर्म देगी और 2 फॉर्म में, एक फॉर्म में, दोनों फॉर्म में आप क्या करेंगे, अपने इस विषय को S9 को भर करके एक प्रति आप रखेंगे जो कि महाविद्यालय आपको देगा और दूसरी प्रति आप महाविद्यालय को पुनः जमा कर देंगे। यहाँ पर आपको पुनः बताया जा रहा है 7.1 में, प्रत्येक परीक्षार्थी के द्वारा दिए गए हस्ताक्षरित पंजीयन आवेदन की 2 प्रति में एक प्रति प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य के पास जमा हो जाएगा। अर्थात आप जो 2 प्रति में फॉर्म फिलअप करेंगे, विशेष करके S9 को फॉर्म भरने के लिए, उसकी एक प्रति महाविद्यालय में जमा हो जाएगी प्राचार्य के पास और दूसरी प्रति पर प्रशिक्षण संस्थान जो कि प्राचार्य का हस्ताक्षर और मोहर प्राप्त करके विद्यार्थी को वापस दे दिया जाएगा। ठीक है। इसके उपरांत प्रशिक्षण संस्थान प्राचार्य अपने कार्यालय में विविध संधारित नामांकन पंजी एवं अन्य संगत अभिलेखों की सभी प्रतिवेदनों को, आप जो फॉर्म जमा करेंगे साइन मोहर करके एक प्रति आपको मिल जाएगी। अर्थात आपके द्वारा दी गई सारी इन्फॉर्मेशन, सभी जानकारी सही है। अब आप निश्चिंत होकर के आप उस फॉर्म को लेकर के घर आ जा सकते हैं और आपके द्वारा दी गई उस पुष्टि पत्र के आधार पर ही आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। यही बात यहाँ पर स्पष्ट की गई। सभी प्रविष्टियों का मिलान कर आश्वस्त हो लेंगे कि विद्यार्थियों के द्वारा पंजीयन आवेदन में भरे गए विवरण प्रशिक्षण संस्थान में रक्षित संगत अभिलेखों से बिल्कुल अनुरूप है। अर्थात जितने रिकॉर्ड महाविद्यालय के पास और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास है उसके अनुरूप आपका फॉर्म भरा गया है। इस चीज़ को यहाँ पर आपको अवगत करा दिया जा रहा है। अब इसका दूसरा पार्ट क्या होता है, प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य जिन विद्यार्थियों के 7.2 कहता है कि प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य जिन विद्यार्थियों का पंजीयन आवेदन ऑनलाइन भरेंगे एवं निर्धारित शुल्क जमा करेंगे उसमें से प्रत्येक विद्यार्थी को ऑनलाइन भरने के लिए पंजीयन आवेदन की 3 प्रति, अर्थात जो आप फॉर्म फीस जमा करेंगे उसकी 3 प्रति ऑनलाइन निकलेगी। जब आपकी फीस जमा होती है तो उसकी 3 प्रति निकलेगी, 3 पेज निकलेंगे। उस तीनों में से 2 पेज आपको दे दिया जाएगा कि आपने कितना फीस जमा किया, कैसे जमा किया, और 2 प्रति जो है कि आप रखेंगे और 1 प्रति उस महाविद्यालय के पास जमा रहेगा कि इन्होंने अपना फॉर्म जमा किया है, अपना फीस जमा किया है, उसकी पावती रसीद के तौर पर आपके पास जमा हो जाएगी। 7.3 क्या कहता है कि प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य के द्वारा ऑनलाइन भरे गए पंजीयन आवेदन की 2 प्रति, अर्थात जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे आपका जमा हो जाएगा, उसकी 1 प्रति साइन मोहर करके आपको दे दी जाएगी। उसमें यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो, अर्थात 2 जो आपको प्रति मिली है उसमें से यदि किसी में प्रकार की त्रुटि है तो आप पुनः उसे फॉर्म को अपनी त्रुटि के जगह पर साइन करके अपने महाविद्यालय में जमा कर देंगे। यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो संबंधित विद्यार्थी वांछित संशोधन कर अपने हस्ताक्षर स्थान पर पुनः प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य संशोधन कराने हेतु 1 प्रति उपलब्ध करा देंगे। अर्थात जहाँ पर आपकी त्रुटि है उस जगह आपको सही करके अपना सिग्नेचर करके उस महाविद्यालय के प्राचार्य के पास जमा कर देंगे, जिससे यह प्रूफ हो जाएगा कि आपने अपनी त्रुटि को सुधार करने के लिए उनके पास आवेदन दिया है। और 1 प्रति यह संस्थान के द्वारा हस्ताक्षर मोहर करके विद्यार्थी को पुनः दे दिया जाएगा। अब पुनः कहा जाता है 7.4 में विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त कराए गए संशोधित पंजी आवेदन पत्र के आधार पर प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य समिति के पोर्टल पर वांछित संशोधन करते हुए दिनांक 8/2/2023 तक ऑनलाइन पंजीयन आवेदन भरेंगे और शुल्क जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पर आपको जो मैं बताया हूँ इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि यह 8, यहाँ जो बात स्पष्ट कही जा रही है
8 तारीख तक आपको जो है कि यह फॉर्म फिलअप कराना है, फीस वगैरह सब भर करके बात को ख़त्म कर देना है कि कैसे फॉर्म फिलअप होगा, इसको रोकना नहीं है। यहाँ स्पष्ट कह रहा है 7.4 में आप पढ़ेंगे कि दिनांक 8/2/2023 तक ऑनलाइन पंजीयन आवेदन भरेंगे एवं शुल्क जमा कराने का सुनिश्चित करें। अब आता है सीरियल नंबर 8 क्या कहता है, विद्यार्थियों की पात्रता के संबंध में विशेष अनुदेश इंस्ट्रक्शंस यहाँ दी गई है। अब आप यहाँ ध्यान देने की बात यह है, अब आपको अपने उम्र के बारे में पता करना है। वह कहता है कि 1/1/2022 को विद्यार्थी की उम्र न्यूनतम 17 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम उम्र के अभ्यर्थियों का आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इस मद में जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। सत्र 2022-24 में नामांकित विद्यार्थियों की शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त हो, अर्थात इंटर या इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट जो भी परीक्षा जिसको आप पास करके डीएलएड में एडमिशन लेने आए हैं उसमें आपकी प्रतिशत जो है प्राप्तांक 50% होनी चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति तथा विकलांग बच्चे जो होंगे या आरक्षण का लाभ जिनको मिलना है उसमें 5% की छूट दी जाएगी, अर्थात आपका 45% मार्क्स के साथ आपने अपना आवेदन किया होगा। अब आइए यहाँ पर हम जो है कि देख रहे हैं जो अगला मुख्य निर्देश आपको दिया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे वह क्या है, वह है कि अब 9वां नंबर, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9वां नंबर आपको जो यहाँ दिया गया है वह कहता है कि डीएलएड फेस टू फेस पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 2022-24 के पंजीयन की मान्यता लगातार 3 वर्ष तक के लिए ही मान्य होगी। मात्र 3 इयर्स तक ही मान्य होगी आपकी रजिस्ट्रेशन। यदि आप या कोई भी विद्यार्थी यदि फेल कर जाता है तो वैसी स्थिति में आपकी यह जो रजिस्ट्रेशन होगी मात्र 3 वर्षों के लिए मान्य होगी। 3 वर्ष से ज़्यादा यदि आप 2 बार में क्लियर नहीं करते हैं, तीसरे वर्ष में क्लियर नहीं होता है तो आपका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। आपको पुनः नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करा करके अपनी डीएलएड की परीक्षा या डीएलएड की जो अपनी पढ़ाई है उसको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। यही बात मुख्य रूप से आपके लिए है। अब बाद बाकी जो है वह शिक्षकों के लिए महाविद्यालय के लिए है। 11 नंबर में आपको फीस देने की प्रक्रिया यहाँ बताई जा रही है, जिसको कि आप देख करके समझ सकते हैं। यहाँ दी गई फीस शिक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो सबसे न्यूनतम है, परंतु इसके अतिरिक्त भी कुछ शुल्क महाविद्यालयों द्वारा लिया जाता है। वह महाविद्यालय की अपनी व्यवस्था है, उसके अनुसार वो लेते हैं। यहाँ पर आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है इसके ऊपर में दर्शाया गया है। यहाँ कैटेगरी नंबर 12 में आप देखिएगा कि कैसे कैसे फॉर्म फिलअप होता है। यह नंबर 1 में कहा गया है कि लॉगिन करने के लिए, अर्थात आपका फॉर्म लॉगिन होगा, फॉर्म फिलअप किया जाएगा। यहाँ सेकेंड नंबर में, उसके बाद आपको 3 नंबर में कहा जाता है वेरिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट सब्जेक्ट, इसका वेरिफिकेशन होगा। 4 नंबर में पेमेंट होगा। 5 नंबर में पेमेंट वेरिफिकेशन होगी। फिर 6 नंबर में स्टूडेंट लिस्ट फील्ड फ्रॉम द स्टूडेंट, अर्थात जो होगा कि आप अपने करेक्शन वगैरह जो कुछ करना है सब कुछ करने के बाद आपको लास्ट में यहाँ पर लॉग आउट मारना है। लॉग आउट हो जाने के बाद हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने की जो प्रक्रिया बताई जा रही है उसके अनुरूप आप यहाँ पर जब परीक्षा फॉर्म फीस शुल्क जमा कर देते हैं तो फिर आप जब लॉग आउट हो जाएंगे 7 नंबर में तो फिर आपका फॉर्म फिलअप समाप्त हो जाएगा। बाद बाकी जो आपको फीस देना है उसकी प्रक्रिया अलग है। लास्ट में जो अब आपके पास सीधे नीचे तक आते हैं, यहाँ 13 नंबर में आप देखिए कि सत्र 2022-24 की परीक्षा संबंधित होने वाली विद्यार्थियों का उन्हीं विषय के साथ परीक्षा आवेदन पत्र एवं शुल्क स्वीकार किया जाएगा जिन विषयों के साथ पंजीयन आवेदन भरते समय कोई त्रुटि ना हो। अर्थात यह इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने फाइनली माइंड मेकअप कर रखा हुआ है कि किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहने पाए, और त्रुटि यदि रहती है तो वैसी स्थिति में उनको फॉर्म भरने में दिक्कत होगी और फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और फॉर्म यदि त्रुटि रहती है तो वैसी स्थिति में आगे इसमें सुधार नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को विशेष बल दिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक पूरा पॉइंट 2 से लेकर के पॉइंट 10 तक
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने टोटल का टोटल इसने जो प्रयास किया है वह यह प्रयास किया है कि जहां तक हो इसको सुधार करने का प्रयास किया जाए। बहुत प्रयास किया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने छात्रों, अभ्यर्थियों, प्रशिक्षुओं के फॉर्म फिलअप जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप होगी उसके लिए, जिससे कि किसी भी पक्ष को परेशानी ना हो, न स्टूडेंट को परेशानी ना हो, ना महाविद्यालय को हो और ना ही समिति को परेशानी हो। तो इसी बात को यहाँ कहा गया है 13 नंबर में कि सत्र 2022-24 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों का उन्हीं विषयों में साथ परीक्षा आवेदन एवं शुल्क स्वीकार किया जाएगा जिन विषय के साथ विद्यार्थी परीक्षार्थी होंगे। अतः इसमें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि पंजीयन आवेदन भरते समय कोई त्रुटि ना हो, अर्थात आपको ध्यान रखना है। और 14 नंबर में जो आपको कहा जा रहा है, अतः अनुरोध है कि विशेष प्राथमिकता देते हुए पूरी सतर्कता के साथ सत्र 2022-24 के सभी अभ्यर्थियों सभी सही अभ्यर्थियों वाले विद्यार्थियों के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीयन आवेदन भरवाने एवं शुल्क जमा करने की सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किए जाएं। यदि कोई त्रुटि रह जाती है यदि आपकी कहीं कोई त्रुटि रह जाती है जो आपसे लगता है कि नहीं मुझे इसमें और कुछ करने की आवश्यकता है, तो आप 15 नंबर जो यहाँ पर जो सीरियल नंबर दिया गया है 15 नंबर में आपके लिए यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है 0612223274 तथा ईमेल नंबर भी दिया गया है। और आपके पास यह ईमेल नंबर भी होगा और हेल्पलाइन नंबर भी होगा। जब आपने एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन, अप्लाई, परीक्षा फॉर्म वगैरह वगैरह जो आप किए हैं उसमें सारी जानकारी आपके पास ऑलरेडी पहले से होगी। फिर भी इसमें भी आपको दी गई है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें और जहां भी कहीं त्रुटि हो, आपको आवश्यकता पड़े तो आप हेल्पलाइन नंबर से भी बात करके अपने समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अभ्यर्थियों, परीक्षार्थियों, अभिभावकों, मेरा यह प्रयास रहा इस पूरे वीडियो में कि आपके लिए जहां तक हो सके मैं आपके सहयोग में आपको जहां तक हो सके मदद करूं कि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। मेरा यह प्रयास यदि आपको सार्थक लगता है, सही लगता है, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आपकी DLED की पढ़ाई, CTET की तैयारी तथा और भी अन्य जहां तक हो सकेगा उसकी सूचना मैं आपको सबसे पहले दूंगा, जिसकी नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगी जब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए विद्यार्थियों, अभ्यर्थियों, अभिभावकों, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो यह इन्फॉर्मेशन आपको दिया है वह आपके लिए बहुत ही उपयोगी, कारगर सिद्ध होगा और आप अपनी पढ़ाई को आगे बरकरार रखें। इसी उम्मीद के साथ कि फिर आपके साथ एक नई एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।